नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मोहन राकेश द्वारा रचित अंतिम और अधूरी नाट्य रचना है पैर तले की जमीन। और पैर तले की जमीन से संबंधित और इस नाटक की विशेषता के बारे में मैं अब कुछ चीज या कुछ इससे संबंधित कुछ खास विशेष मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका हम ऐसे कह सकते हैं कि मूल्य भ्रष्ट युग का यथार्थ अंकन पैर तले की जमीन। पैर तले की जमीन मोहन राकेश की अधूरी नाट्य रचना है। उनके देहांत के पश्चात प्रकाशित हुई है, अतः इसे पूर्णतः मोहन राकेश की मौलिक रचना के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पैर तले की जमीन में मोहन राकेश ने शब्द और नेपथ्य की ध्वनियों के मिले जुले प्रभाव को रंगमंच पर एक नए प्रयोग के रूप में प्रस्तुत कर वर्तमान युग में व्यक्ति के सामाजिक जीवन से वैयक्तिक जीवन तक व्याप्त विसंगति, निरर्थकता, मूल्य विघटन तथा मानवीय संबंधों के खोखलेपन का मूर्त किया है। आधे अधूरे के समान इस रचना में भी मोहन राकेश ने विसंगतिपूर्ण सामाजिक परिवेश में पारिवारिक जीवन में विघटित मूल्यों तथा आपसी संबंधों को लेकर नवीन ढंग से आधुनिक जनजीवन की यथार्थ के धरातल पर व्याख्या की है। आज अर्ध की महत्ता ने व्यक्ति को कुछ बनने की अंधी दौड़ में इस तरह से व्यस्त कर दिया है कि भौतिक उपलब्धि से बनने की प्रक्रिया ही उसके दायित्व को विघटित कर उसे मानसिक रूप से तोड़ रही है। व्यक्ति को स्थिरता देने वाली पैर तल के जमीन ही खिसकती प्रतीत हो रही है। इस मानसिक विघटन में समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित कर उनकी भिन्न भिन्न विशिष्टताओं को नष्ट कर दिया है। निम्न व्यक्ति से अभिजात्य वर्ग तक आज सब टूटे, विक्षिप्त और दूरीहीन मानव हैं। विडंबना यह है कि अपनी स्थिति को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा हम अपने को आडंबर के एक लबादे में छिपाए रखते हैं और दूसरों को बेनकाब करने की निम्न वृत्ति में जुटे रहते हैं। सब एक दूसरे की कोल से वाकिफ हैं और एक दूसरे की कोल उतरते देखना चाहते हैं, मगर अपना कोल बनाए रखते हैं। यहाँ नाटककार आधुनिक मानव की लक्ष्यहीनता तथा उनके जीवन के निष्क्रियता बोध को स्पष्ट करने के पक्ष में कई जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह नाटककार विघटित जीवन मूल्यों तथा परिवेशजन्य आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के प्रभाव में समाज के अधिकांश लोगों की नैतिक पतनावस्था का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हुए अपने यांत्रिक जीवन से उबे हुए लोगों के उदासीपन एवं उनकी बेचैनी की अभिव्यक्ति को कई अवसर प्रदान करते हैं। विसंगत नाटकों के समान फलागम की ओर अग्रसर होने वाली कथा वस्तु निश्चित न होने पर भी कई साधारण संदर्भों में असाधारण स्थितियों का यथार्थ अंकन होने के कारण इस नाट्य रचना में युगीन परिवेश की विसंगति की झलक मिलती है। इस नाटक को पूर्णतः मोहन राकेश की मौलिक रचना के रूप में स्वीकृति न मिली, यद्यपि इसमें वस्तु शिल्प, नाट्य शिल्प और रंग शिल्प नाट्य शिल्प और रंग शिल्प की दृष्टि से प्रयोग के कई नए आयाम द्रष्टव्य हैं। इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है। टूरिस्ट क्लब ऑफ इंडिया ही इसका केंद्रीय घटनास्थल है, जिसमें पुल टूट जाने के कारण कैद हो जाने वाले कुछ लोगों की प्रतिक्रिया पर नाटक की कथावस्तु आधारित है। क्लब में नियमित रूप से आने वाले यह लोग व्यक्तिगत जीवन में पराजित और टूटे हुए लोग हैं। अपनी कालीपन
पड़ी और बिखराव को भूलने के लिए वे ताश के पत्तों, मद्यपान और पाश्चात्य संगीत के शोर का सहारा लेते हैं। क्लब के बारे में अब्दुल्ला और चौकीदार नियामत के समान ही थे। अब जातीय वर्गीय पात्र झुनझुनवाला, पंडित, आयूब और सलमान पैदाइशी बुज़दिल हैं। पुल टूटने पर, क्लब में गिर जाने पर कुछ घंटों का समय इनके वास्तविक रूप को बेनकाब कर जाता है। समाज में सुसंस्कृत कहने वाला व्यक्ति भी पैर तले की जमीन खिसकने पर मृत्यु का क्षण सामने देखकर बन सकता है। अयूब अपने वैवाहिक जीवन में असफल रहने की कुंठा को इस संकट घड़ी का लाभ उठाकर दो असहाय लड़कियों यदा रीता और नीरा से मिटाना चाहता है। अयूब और सलमा के संबंधों पर छाई कब्रिस्तान की अनुभूति वर्तमान जीवन के एक दूसरे सत्य को उभारती है, जहां व्यक्ति पारस्परिक संबंधों के कोकलेपन से निराश होकर आत्महंता प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा है। नित्य प्रति जुए और मद्यपान में मग्न रहने वाला पंडित और झुनझुनवाला को भी आसन्न मृत्यु एक दूसरे रूप में सामने आती है। मृत्यु के भय को भूलने के लिए पंडित से लड़ने वाला झुनझुनवाला वस्तुतः समाज के पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है, जिसके व्यापक स्तर पर सामाजिक शोषण करने के साथ साथ पंडित जैसे कायर चरित्रों का वैयक्तिक शोषण भी किया है। नाटक के अंतिम दृश्य में इन दोनों पात्रों के वैयक्तिक जीवन की विसंगति उभर कर आती है। चारों ओर से किसी सहायता की आशा न होने पर ये पात्र सामूहिक आत्महत्या का निश्चय करते हैं। इसी अंतिम दृश्य में उनके साहस, कायरता, नपुंसक आचरण और वैयक्तिक विघटन पर प्रकाश पड़ता है तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि ये पात्र जीवन में पहली और अंतिम बार अपने ओढ़े हुए मुखौटे को उतारकर अपनी पराजय और अनैतिक आचरण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि पैर तली के जमीन से जमीन खिसक चुकी है। पर तभी पानी घटने लगता है और बाढ़ में गिरे इन पात्रों सहायता के लिए लोग पहुंच जाते हैं और ये लोग अपने वास्तविक रूप को पुनः मुखौटे से डंक कर एक दूसरे से कट जाते हैं, जैसे एक इतिहास घटित होते होते रुक गया। पैर तले की जमीन खिसकने पर मतलब आसन्न मृत्यु के क्षण में मनुष्य के वास्तविक रूप को दिखाने वाला यह नाटक अपने कथानक में वर्तमान जीवन का सशक्त प्रतीक है, जहां जीवन की आस्थाएं और विश्वास भूमिसात हो चुके हैं, धर्म और नीति की मान्यताएं ध्वस्त हो गई हैं, संबंध विघटन से मनुष्य अजनबीपन, जीवन की निरर्थकता और बेतुकेपन की यंत्रणा का असहज बोझ ढो रहा है। नाटक के पात्रों का जीवन हमारे सामयिक जीवन को, जहां मनुष्य के जीवन का आधार स्तंभ उसके पैर तले की जमीन ही खिसक चुकी है, विसंगति और बेतुकेपन को सजीव व मार्मिक रूप मूर्त करता है। ढहती हुई सामाजिक व नैतिक मूल्यों और निरर्थकता बोध से ग्रस्त आम लोगों की जीवन शैली की प्रतिबिंबित करने के लक्ष्य को लेकर नाटककार कुछ ऐसे चुने हुए लोगों की व्यथा कथा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। पैर तली के जमीन नाटक के सभी चरित्र यथार्थवादी हैं और वर्तमान जीवन में मनुष्य के अस्तित्व की निरर्थकता और बेतुकेपन को उद्घाटित करने में सक्षम है। यही कारण है कि वैयक्तिक चरित्र अति संवेदनशील लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कल्पित भय से ही भयभीत करते हैं। झुनझुनवाला पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, जो आर्थिक स्तर के साथ साथ लोगों का वैयक्तिक शोषण भी कर रहा है। नाटककार ने इस चरित्र के शब्दों में ही उसकी विशेषताओं को उबारा है। सीधे सीधे कहूं तो सबको अपना व्यापार बनाया, इसका दाम इतना, उसका दाम उतना, हर चीज का, हर बात का प्रतिनिधि मैं था। उसके शोषण का प्रमाण पंडित का जीवन है तो अपनी पत्नी से उसके संबंध देखकर घर से निर्वासित जिंदगी बिता रहा है।
पंडित का जुआरी व मध्यम चरित्र समाज में सर्वश्रेष्ठ वर्ग अर्थात ब्राह्मण की पतनोन्मुखी अवस्था का द्योतक है। आयुब और सलमा का वैवाहिक संबंधों के बोझ को ढोता जीवन वर्षों से स्थापित उस वैवाहिक संस्था की निरर्थकता को दिखाता है जो व्यक्ति के जीवन का आधार मानी गई है। रीता और नीरा अभिजात्य वर्ग की ये लड़कियां जीवन के प्रारंभ में ही मनुष्य के भीतरी दरिंदे से परिचय पाकर कब्रिस्तान बन चुकी हैं। वस्तुतः नाटक के सभी एक दूसरे के वर्ग से जुड़कर भारतीय समाज के सामान्य वृत्ति की परिधि का निर्माण करते हैं, परिवेष्टित हैं, उसी में अंतर्भूत हैं। पैदाइशी बुझादिल होना ही आज हमारी नीति की पहचान है। इस नाटक के विभिन्न पात्रों को सामयिक जीवन में कटु अनुभवों को भोगने वाले कई वर्गों के प्रतिनिधियों के रूप में चुनकर उनके माध्यम से भारतीय समाज की विविध रूपता को दर्शाने का जोरदार प्रयत्न किया गया है। पैर तले की जमीन का रूपबंद भी मोहन राकेश के अन्य नाटकों की भांति यथार्थवादी है। दो अनुवर्तनों का घटना व्यापार एक ही दृश्य बंद पर घटित होता है। दृश्य बंद की इस सीमा के कारण पात्रों के जीवन और क्षेत्र के कई प्रसंगों और पारस्परिक संबंधों को अंतिम दृश्य में व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना पड़ा है। शिल्प की यह दुर्बलता मोहन राकेश के प्रत्येक नाटक में है। अनुवर्तन एक में शिल्पगत कसाव दूसरे की अपेक्षा बहुत अधिक है। अपने अंतिम दिनों की खोज कर रहे थे, यह नाटक भी उसी प्रयोग यात्रा का एक प्रमाण है, यद्यपि अधूरा रह गया है। पूरे नाटक में दरिया के पानी, पुल की कड़ियों के टूटने तथा तट के पत्थरों के गिरने की ध्वनि वातावरण के प्रभाव की दृष्टि से एक पात्र की भूमिका निभाती हैं। शिल्प को कसाव देने के साथ साथ नेपथ्य की ये ध्वनियाँ नाटक के भय और तनावपूर्ण वातावरण को भी मार्मिकता देती हैं। इस नाटक की भाषा आधे अधूरे का अगला सोपान कह सकते हैं। वर्तमान युग का विघटनशील समाज अर्ध प्राप्ति की अंधी दौड़ी में कुछ बनने की प्रक्रिया से लोगों का टूटना, जो मनुष्य को मानसिक तनाव, अकेलापन, निरर्थकता की अनुभूति से यंत्रणा देने वाला मूल्य विघटन के संवादों में बहुत सशक्तता से अभिव्यक्त हुआ है। आदमी सच कितने डरपोक होते हैं। हमेशा तभी सुलगता है जब आदमी हिम्मत हारने लगता है। औरत कब्रिस्तान क्यों बन जाती है? जब मुसीबत आती है तो सब अकेले ही होते हैं। मुझे एक औरत चाहिए, औरत जो मौत के खतरे के बावजूद मेरा साथ दे सके। नाटक का अनुवर्तन एक मोहन राकेश का है और शेष नाटक मृत्यु के पश्चात कमलेश्वर ने उनकी डायरियों के आधार पर लिखा है। वस्तुतः यथासाध्य प्रयत्न होते हुए भी नाटक अधूरा है। उसकी रंगमंची शिल्पगत संभावनाएं मोहन राकेश कृत आधे अधूरे के विकसित सोपान के रूप में दिखाई पड़ती हैं और इसमें भी युगीन संदर्भोचित मानवीय संबंधों के स्वरूप निर्धारण में कई महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं और नेपथ्य में से प्रकाश व्यवस्था एवं ध्वनि प्रयोगों द्वारा इसमें भी नाटकीय भाषा के सामान्य उपयोग को नगण्य सा सिद्ध कर नाटककार अपने मंतव्य को और भी प्रभावात्मक ढंग से संप्रेषित किया है। अंततः इस रचना को मूल्य भ्रष्ट युग की अभिव्यक्ति देने की दिशा में एक नया प्रयोग माना जाता है। धन्यवाद।